हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री लेसन नंबर 4 ट्रेडर्स टू रूलर्स के कुछ एक टॉपिक्स डिस्कस करे थे, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करा था बैटल ऑफ प्लासी, फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट प्लासी बैटल, कॉजेज़ फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला पढ़ा था, फिर हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ी थी और उसके बाद ड्यूअल गवर्नमेंट सेटअप पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने फर्स्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो ब्रिटिशर्स ने स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना और कंट्रोल बढ़ाने के लिए, इंडियन और एरियाज़ को अपने कंट्रोल में करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट करे, बहुत सारी पॉलिसीज़ लगाई। तो उसमें जो फर्स्ट पॉलिसी है दैट इज़ ब्लेम ऑफ मिस एडमिनिस्ट्रेशन। लॉर्ड डलहौजी ने ये ब्लेम लगाया सबसे पहले अवध के ऊपर। तो अवध में उस समय नवाब वाजिद अली रूल कर रहा था, ईयर था 1856। तो उसने ब्लेम लगाया कि जो अवध का रूलर है वो अपना एरिया पे रूल प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपरली नहीं रन हो पा रहा है। तो इस ब्लेम के चलते उससे सारी पावर्स ले ली जाती है और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल शुरू कर दिया जाता है और वाजिद अली को 12 लाख पर ईयर पेंशन पे कलकत्ता भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनको क्या लग रहा है कि राजे को ये गलत ब्लेम लगा के यहाँ से निकाला गया है, तो लोग खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्होंने एक अनदर एरिया अपने टेरिटरी में मिला लिया है। नेक्स्ट है बाय कॉन्क्वेस्ट। तो कुछ एक एरिया थे जो ना तो किसी अदर, जब भी हम और भी बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, किसी भी मेथड से कैप्चर नहीं हो पा रहे थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एज अ कॉन्क्वेस्ट मीन्स वॉर करी, वॉर में उन एरियाज़ को हराया और अपने कब्जे में ले लिया। तो ये वाले एरियाज़ थे सिंध, पंजाब, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद एंड कुछ एक एरिया पार्ट्स थे म्यांमार और नेपाल के। उसके बाद मेथड अनदर अडॉप्ट करा जाता है दैट इज़ सब्सिडरी अलायंस। तो इसको इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड वेलेस्ले ने। तो सब्सिडरी अलायंस क्या था? ये काइंड ऑफ ट्रीटी थी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन प्रिंसली रूलर्स। तो जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, तो यहाँ पे जो राजा लोग राज करते थे उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी साइन करवाई जाती थी जिसका नाम रखा गया सब्सिडरी अलायंस। तो इसका पर्पस क्या था? सबसे पहले कि क्यों सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस करी गई? इसका फर्स्ट पर्पस था कि जो नेटिव पावर्स है, मीन्स जो छोटे छोटे एरियाज़ पे राजा लोग रूल कर रहे हैं इंडिया में, उनके ऊपर अपनी पावर मीन्स ईस्ट इंडिया की पावर इस्टेब्लिश करना। सेकंड था एक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश आर्मी को ऑर्गेनाइज करना। थर्ड था फ्रेंच इन्फ्लुएंस को कम करना। तो हमें पता है कि जो फ्रेंच पीपल थे वो इंडिया के एक तरह से फ्रेंड थे। इवन हमारे कुछ एक सर्टेन प्रिंसेस थे जिन्होंने अपनी आर्मीज़ को ट्रेन करने के लिए फ्रेंच पीपल की हेल्प भी ली थी, तो उनका प्रभाव कम कर देना। और जो लास्ट था वो था स्ट्रॉन्ग सॉवरन पावर मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ स्ट्रॉन्ग सॉवरन पावर यहाँ पे इस्टेब्लिश करना। तो आगे हम पढ़ेंगे कि फीचर्स क्या था, सब्सिडरी अलायंस क्या थी, उसमें शर्तें रखी गई, कौन सी चीज़ें इंडियन रूलर्स के खिलाफ थी और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या प्रॉमिसेस करे थे। फर्स्ट इज़ जो भी इंडियन रूलर इस सब्सिडरी अलायंस में एंटर करता था उसके बदले में उस राज्य को एक तो सम अमाउंट ऑफ मनी पे करनी पड़ती थी जो भी उस समय फिक्स करी जाएगी, और या फिर अपने किंगडम में से कुछ एक एरिया ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था, और समटाइम दोनों भी हो सकते थे। किस चीज़ के लिए? जो ब्रिटिश कॉन्टिजेंट उसकी टेरिटरी में जो भी ब्रिटिशर्स का काम है, ऑफिशियल्स हैं, जो भी वो यहाँ पे अदर सेटअप करेंगे, उस हर एक चीज़ का जो मेंटेनेंस है, जो खर्चा है, वो ये वाले रूलर उठाएंगे, इसलिए वो मनी या फिर कह लो एरिया सबमिट करेंगे। सेकंड है जो भी रूलर इस सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बनता था वो ना तो किसी अनदर अलायंस का पार्ट बन सकता था, मीन्स ना तो किसी और के साथ कोई भी ट्रीटी साइन कर सकता था, फ्रेंडशिप कर सकता था, और ना ही बिना ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन से कोई वॉर डिक्लेयर कर सकता था। थर्ड है ब्रिटिश रेजिडेंट। तो उस राज्य को उस एरिया में जो उनका कैपिटल सिटी होती थी वहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना पड़ता था। तो ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? ये एक पॉलिटिकल एजेंट होता था कंपनी का, और वो जनरली
क्योंकि कैपिटल सिटी में रहेगा, राजा के पास रहेगा, तो वो हर चीज़ से अवेयर होता था कि क्या क्या वहाँ पे काम हो रहा है। इट मीन्स राजा कुछ भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो। और उसके भी अलावा और क्या था कि सारा का सारा खर्चा इस ब्रिटिश रेजिडेंट का भी उस राज्य को ही उठाना पड़ता था। फोर्थ पॉइंट में है दे वुड नॉट एम्प्लॉय एनी नॉन इंग्लिश यूरोपियन। तो कोई भी यूरोपियन जो इंग्लैंड का बंदा नहीं है उसको ये राजा लोग किसी भी पोस्ट पे अपॉइंट नहीं कर सकते थे। अगर ऑलरेडी कोई अपॉइंटेड है तो उसको डिसमिस करा जाएगा, मीन्स राजा उसको हटा देगा वहाँ से। अब ये तो हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राज्य के ऊपर शर्तें थोपी थी, तो बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस करा कि अगर बाहरी हमलावर, जहाँ कह लो कोई एक्सटर्नल डिसऑर्डर वहाँ पे क्रिएट होता है उस पे, और अगर इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट होता है, मान लो कि बाहर से किसी ने हमला कर दिया, उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य और उसकी टेरिटरी की प्रोटेक्शन करेगी। और अगर टेरिटरी के अंदर कोई ख़तरा है, जैसे मान लो कि किसी ने रिवोल्ट कर दिया जाओ और कुछ गड़बड़ हुई है, तो उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य की हेल्प करेगी। और अब है कि सबसे पहले एंटर कौन हुआ इस सब्सिडरी अलायंस में, वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जो हैदराबाद का निज़ाम था वो फर्स्ट बना। उसकी बात है कि ब्रिटिशर्स ने ट्राई करा कि टीपू सुल्तान जो मैसूर का रूलर था उस समय, वो भी इसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन टीपू सुल्तान नहीं मानता है। लेकिन फाइनली एंग्लो मैसूर वॉर जब होती है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, उस समय टीपू सुल्तान हार जाता है और वो मारा जाता है। उसके बाद फोर्सफुली इस मैसूर के एरिया को सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बना दिया जाता है। उसके बाद जो मराठा रूलर है बाजीराव सेकंड, वो भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेता है इन द ट्रीटी ऑफ बेसिन। तो इस तरह से बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि जो भी राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इस सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बनता था वो सिर्फ नॉमिनल राजा रह जाता था, नाम मात्र का राजा रहता था। सारी की सारी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही आ जाती थी। ओके, देन नेक्स्ट है बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो जो लॉर्ड डलहौजी था वो बहुत कह लो कि ब्रेनी बंदा था, इंटेलिजेंट था और वो बहुत एम्बिशियस भी था। तो उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, उसका नाम रखा गया द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में क्या था कि जब इंडिया की कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसका जो राजा है अगर उसका अपना रियल सन नहीं है, बॉय चाइल्ड नहीं है, तो उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि वो अपने किसी भी रिलेटिव से कोई भी मेल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल तो ब्रिटिशर्स था उस समय, तो गवर्नर जनरल ने किसी भी इंडियन रूलर को परमिशन ही नहीं दी कि वो किसी मेल चाइल्ड को, मीन्स बॉय चाइल्ड को अडॉप्ट कर ले। तो विदाउट परमिशन अगर कोई राजा मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो उस अडॉप्शन को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। और जिस भी राजा का अपना कोई मेल चाइल्ड नहीं था, बेटा नहीं था, जब राजा की डेथ हो जाती थी अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, उसकी जो किंगडम थी वो पास ऑन हो जानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लेना था उस एरिया को। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जिनके राजा के अपने बेटे नहीं थे, और जब राजा की डेथ होती है तो वो एरिया कैप्चर कर लिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो कौन से एरिया से, दैट वाज तारा, नागपुर, झांसी, जयपुर, उदयपुर, सांभल एंड भगत। तो ये सारे के सारे नंबर ऑफ एरियाज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिए अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो इस तरीके से जो मीन्स ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेडर बन के इंडिया में आए, धीरे धीरे वो यहाँ के रूलर्स बन गए। तो विद दिस आज चैप्टर इज़ ओवर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और हमने एक नया चैनल शुरू करा है जो इंटरटेनमेंट के साथ रिलेटेड है। तो जब भी टाइम मिले आप उस इंटरटेनमेंट चैनल को देखिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और देखते रहिए वीडियो, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।